ये भी क्लास हम लोग जो रोग निदान का बेसिक है उसी को लेकर के चलेंगे आज। क्लास शुरू करने के पहले एक बार आप लोग मुझे बताएं कि सुश्रुत निदान में कितने चैप्टर्स हैं। सुश्रुत निदान में कितने चैप्टर हैं? हेलो। हाँ 12 अध्याय। सुश्रुत निदान में 12 अध्याय। कोई और? 16. 16। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, 16। अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय के निदान स्थान में कितने अध्याय हैं? अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय के निदान स्थान में कितने चैप्टर्स हैं? इनमें भी 16 है, बराबर है। बिल्कुल सही, इसमें भी 16 है। और चरक के निदान स्थान में कितने चैप्टर्स हैं? 8। 8। तो हम लोग को एक मिल गया कि चरक के निदान स्थान में 8 चैप्टर, सुश्रुत में उसके 2 गुने, बल्कि अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय इन सभी में भी 2 गुने अर्थात 16 चैप्टर्स है। इसकी शुरुआत करते समय ही हम लोग निदान स्थान के पर्याय की अगर हम बात करें तो निदान स्थान को व्याधि संग्रह स्थान भी कहते हैं। व्याधि संग्रह स्थान। ऑल्सो इसको निग्रह स्थान भी कहा जाता है। ऑल्सो इसको निग्रह स्थान भी। क्या कह रहे हैं बॉस? आवाज कट रही है सर। आवाज कट रही है। जी, इसको व्याधि संग्रह स्थान, व्याधि संग्रह स्थान या फिर निग्रह स्थान भी कहा जाता है। किसको? निदान स्थान का पर्याय है ये, पर्याय। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि चरक के निदान में 8 चैप्टर, सुश्रुत, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय इन सभी में 16 अध्याय निदान स्थान में है। निदान स्थान के शुरुआत का ही जो चरक का श्लोक है उसमें सबसे पहला मेरा प्रश्न आप सभी लोगों के लिए है कि रोगायतन कितने हैं? रोगायतन, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। रोग प्लस आयतन, आयतन का मतलब होता है घर ना। कितने हैं? चरक सूत्र 11 में 3 रोगायतन बताए गए हैं और वो क्या है? असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। विमान स्थान 6ठे अध्याय में, चरक विमान स्थान 6ठे अध्याय के 6ठे श्लोक में, 6ठे श्लोक में 3 प्रकार के दोष प्रकोपक कारण चरक विमान 6/6 त्रिविध प्रकोपणम, किसके? दोष के। क्या क्या है? असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। ध्यान दीजिएगा, इसी श्लोक में कहा गया है कि दोष 2 प्रकार के हैं। दोष 2 प्रकार के हैं और उनके प्रकोपक कारण 3 हैं। त्रिविध, वो 3 क्या है? असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध, परिणाम। मैं इन चीजों को एक साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही चैप्टर नंबर चरक निदान पहले अध्याय में निदान 3 प्रकार के बताए गए। त्रिविध निदान, त्रिविध निदान, निदान के 3 भेद। चरक सूत्र 11 में त्रिविध रोगायतन और चरक विमान 6/6 दोषाणाम त्रिविधम प्रकोपणम, दोषों के 3 प्रकोपक कारण हैं
और वो तीनों चीजें ये सेम है, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। क्लियर? आगे बात करते हैं, ये निदान क्या चीज है। जब हम लोग आम भाषा में बात करते हैं आपस में, तो हमको समझ में आता है कि निदान का मतलब होता है किसी चीज का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। बट जब हम पर्याय की बात करते हैं, जब हम रोग की बात करते हैं, तो वहां निदान का मतलब समझ में आता है कारण, कारण, कॉजेटिव एजेंट। तो निदान के पर्याय में क्या क्या है? कारण, हेतु, हेतु। निमित्त का मतलब होता है कि इसके अधीन, इसके अधीन ही व्याधि है। आयतन शब्द का जो मतलब होता है वो है स्थान। आयतन का मतलब होता है स्थान, घर। कर्ता मतलब करने वाला। कारण मतलब जिस कारण शब्द का प्रयोग कार्य के लिए किया जाता है, कि कार्य को करने में जो रीजन हो। ठीक? प्रत्यय, समुत्थान इंपॉर्टेंट है। प्रत्यय और समुत्थान, ये दो चीजें बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक? समुत्थान का मतलब होता है उत्थान, उत्पत्ति में कारण, उन्नति, उद्गमन, उत्सर्ग के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इति निदानम अनर्थांतरम, ये सभी निदान के, निदान का मतलब होता है निश्चय अर्थ। निश्चय अर्थ में ये सभी व्याधि में कारण माने गए हैं। आगे बात करें हम लोग सिर्फ निदान के बारे में। निदान अलग से 4 प्रकार का भी माना जाता है। 4 प्रकार का, वो 4 प्रकार क्या क्या है लिखें। नंबर 1 सन्निकृष्ट, नंबर 2 विप्रकृष्ट, नंबर 3 व्यभिचारी, और नंबर 4 प्राधानिक। सन्निकृष्ट का मतलब होता है जो मेन रीजन है, जैसे दोष, व्याधि का कारण दोष है। विप्रकृष्ट मतलब होता है दूर। एग्जाम्पल पूछा गया क्वेश्चन है इसका एग्जाम्पल, हेमंत ऋतु में संचित हुआ कफ, हेमंत में संचित कफ वसंत में प्रकुपित हो। समझ रहे हैं? मतलब कितने दूर की बात है। तो विप्रकृष्ट मतलब दूर। फिर आगे व्यभिचारी, व्यभिचारी का मतलब होता है व्यभिचार करने वाला। मतलब कहा जाता है हमारे यहाँ कि कुपित हुए दोष रोगों के कारण होते हैं। ठीक? लेकिन अगर दोष अल्प मात्रा में कुपित हुआ हो, अल्प कुपित हुआ हो, ठीक, तो उससे व्याधि भी कभी हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। तो जो कभी होना और कभी नहीं होना, मतलब अगर कोई दुर्बल शरीर को पाएगा तो उसमें व्याधि हो जाएगी, अगर मजबूत शरीर है तो उसमें व्याधि नहीं होगी। ये क्या मुद्दा हो गया? व्यभिचारी। प्राधानिक मतलब कंफर्मेटरी। एग्जाम्पल क्या है इसका? विष। अगर आप विष का सेवन करेंगे तो सभी की मृत्यु निश्चित है, किसी को छोड़ेगा नहीं वो। तो ये 4 प्रकार के भी निदान हुए। क्या क्या? सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी और प्राधानिक। आगे देखें 3 प्रकार के निदान। 3 प्रकार कौन कौन से? पहला दोष हेतु, दोष हेतु। दूसरा व्याधि हेतु, और तीसरा उभय हेतु।
दोष हेतु का मतलब है कि जिसमें दोष कारण हो, दोष कुपित हो रहा हो। व्याधि हेतु जैसे मिट्टी खाना, मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु, है ना। पांडु का भेद चरक ने बताया है, सुश्रुत ने नहीं। मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु, इसमें मिट्टी खाना पांडु रोग का कारण हो गया, तो ये व्याधि हेतु है। ठीक। फिर उभय हेतु मतलब जिसमें कि दोष भी कारण हो और जो साथ के और कारण है वो भी। एज एन एग्जाम्पल, दोष और रक्त रोग का कारण है। मतलब दोष जैसे वात रक्त हो गया या फिर रक्तज व्याधियां हो गई, उसमें रक्त तो एड ऑन है, साथ में दोष भी एड ऑन है। तो दोष और व्याधि दोनों ही मिलकर के व्याधि उत्पन्न करें। ठीक। अगला, अन्य आचार्यों के अनुसार दो भेद भी हैं निदान के। क्या क्या? उत्पादक और दूसरा व्यंजक। उत्पादक और व्यंजक। उत्पादक मतलब हुआ, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि विप्रकृष्ट निदान में हेमंत ऋतु में संचित हुआ कफ वसंत ऋतु में प्रकुपित होता है। अगर हम उत्पादक की बात करें, उत्पादक का मतलब हुआ उत्पन्न करना ना। तो क्या उत्पन्न करना? हेमंत ऋतु में कफ को उत्पन्न करने का काम मधुर आदि कफ वर्धक आहार विहार करेंगे ना। कफ वर्धक आहार विहार। तो ये क्या हुआ? जो हेमंत ऋतु में कफ का संचय हो रहा है वो उत्पादक निदान है, वो उत्पादक निदान है। और व्यंजक क्या है? व्यंजक यही हेमंत ऋतु में संचित हुआ जो कफ है, ये वसंत ऋतु में, वसंत ऋतु में प्रॉपर सुटेबल सुटेबल इन्वायरमेंट को पाकर के, इन्वायरमेंट को पाकर प्रकुपित हो जाना, को पाकर प्रकुपित प्रकुपित हो जाना। क्लियर? ये क्या हो गया? उत्पादक और व्यंजक। उत्पादक मतलब उत्पन्न करने वाला, और व्यंजक का मतलब जो जैसे ही व्यंजन होता है उसी तरीके से उसको अब बाहर निकालने वाला। तो व्यंजक एक प्रकार से अगर देखा जाए, एक सेकंड होल्ड करें, तो ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है। कैटलिस्ट लाइक एक्टिविटी किसकी है? व्यंजक की। आगे आ जाए, और भी आचार्यों ने दो भेद माने हैं। क्या? बाह्य हेतु, बाह्य निदान, और दूसरा आभ्यंतर निदान। बाह्य निदान क्या है? जैसे आहार, आचार, विहार, काल, अभिघात, चोट वगैरह लग जाना, एटसेट्रा। आभ्यंतर हेतु क्या है? कि शरीर के अंदर रहने वाले दोष और दूष्य में विकृति होना,
दोष और दूष्य में विकृति होना, एक बाह्य और दूसरा अभ्यंतर। ठीक। एक क्वेश्चन आता है कि रुद्र जी के कोप से ज्वर की उत्पत्ति, ज्वर उत्पत्ति, जो 4 प्रकार के निदान हम लोगों ने पढ़े उसमें से किसके अंतर्गत ये आएंगे, बताएं। मेरी आवाज जा रही कि नहीं? हेलो, चार ऑप्शन है, सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी, प्राधानिक। मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? व्यभिचारी, व्यभिचारी नहीं, ये इसका आंसर रहेगा विप्रकृष्ट, विप्रकृष्ट मतलब दूर से ना। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल विप्रकृष्ट के और भी हैं। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लिखे, राजयक्ष्मा के जो 4 कारण हैं, राजयक्ष्मा के 4 जो साहस आदि कारण हैं, साहस आदि जो कारण है वो भी विप्रकृष्ट निदान है। तीसरे में रक्त पित्त में जो दक्ष प्रजापति का यज्ञ उद्ध्वंस हुआ था, उसमें भगवान शंकर जी के कोप से ज्वर की उत्पत्ति हुई थी और ज्वर की उत्पत्ति के बाद रक्त पित्त की उत्पत्ति हुई थी। तो ये भी विप्रकृष्ट निदान है। क्लियर? इन तीनों एग्जाम्पल को याद रख लें क्योंकि ये आपके बुकिश एग्जाम्पल है जो किताब में लिखे हुए हैं। आगे आ जाए। आचार्य चरक ने व्याधि को 3 प्रकार का बताया, त्रिविध व्याधि, आग्नेय, सौम्य और वायव्य। क्रम उनका क्या रहा? पित्त, कफ, वात। अगर सिंपल सी बात की जाए तो वो सिंपली वातज, पित्तज, कफज भी बता सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या क्रम बताया? पित्त मतलब आग्नेय, फिर कफज, सौम्य और फिर वायव्य। ये किस चीज के क्रम के बारे में डिनोट करता है? एक प्रकार से ज्वर के क्रम के बारे में। ज्वर की उत्पत्ति ताप से होती है। ताप का जो मेन प्रिंसिपल एक्टिविस्ट बॉडी में है वो है पित्त। इसीलिए आचार्य चरक ने सबसे पहले आग्नेय, देन सौम्य, देन वायव्य बताया। वो भी किसमें? अगर हम इसको वैसे याद करें तो ये शारीर व्याधियों में है, शारीरिक व्याधि में। फिर आगे वो कह रहे हैं चरक कि दुविधाश्च अपरे, व्याधि 2 प्रकार की भी होती है। क्या क्या? राजस और तामस। ये क्या है? ये मानस व्याधियां है, मानस व्याधि है। फिर आगे व्याधि के पर्याय क्या क्या है? व्याधि के पर्याय में व्याधि आमय, आमय, गद, आतंक। 2 चीजें देखिए, यक्ष्मा और ज्वर, ये 2 व्याधि के नाम भी हैं और साथ में व्याधि के पर्याय भी हैं। विकार और रोग ये सभी आपस में पर्याय हैं। यहां पर हमको याद करना है कि वाग्भट्ट ने व्याधि के 3 पर्याय और बताए हैं।
क्या क्या? पापमा, दुख और आबाद। पापमा, दुख और आबाद। और ये बहुत पूछा जाता है। अच्छा, ये तो व्याधि हो गया। अगर हम बात करें भेषज के कितने पर्याय बताए हैं चरक ने, तो क्या आंसर रहेगा? भेषज के चरक ने कितने पर्याय बताए हैं? तो चरक चिकित्सा 1 में कुल 9 पर्याय बताए हैं। चरक चिकित्सा 1 रसायन के पहले पाद में ही चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चित्तम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम, ये भेषज के 9 पर्याय हैं। शुरुआत कहां से किया उन्होंने? भेषजः पुनः नामानि। ठीक है, अब आगे आ जाए। निदान पंचक। निदान पंचक का जो प्रकरण है वो आचार्य चरक ने रोग के ज्ञान के साधक के तौर पर बताया है। रोग के ज्ञान के साधक मतलब एक बेसिक मेथड जिससे कि हम रोग का ज्ञान कर सके। ठीक, तस्य अर्थात रोगस्य उपलब्धि, यही साधक है। उपलब्धि मतलब ज्ञान करने के लिए क्या क्या चीजें हैं? निदान, पूर्व रूप, लिंग, लिंग मतलब रूप, उपशय मतलब ट्रीटमेंट को हम चेक करें कि किससे वो सही होगा, और संप्राप्ति, ये 5 चीजें हैं। एक प्रश्न आता है, वो बाद में बताते हैं। निदान क्या है? निदानम इति कारणम इति उक्तम अग्रे। निदान किसे कहते हैं? कारण को, मतलब जो कारण इसका पर्याय भी है और कारण एक प्रकार से व्याधि का जो रीजन है। तो निदान से क्या लिया जा रहा है? अगर मुख्य तौर पर हम बात करें तो निमित्त कारण। कारण 3 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता है? नाम बता दें जल्दी से। कारण, कारण 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला समवायी कारण, दूसरा असमवायी कारण, और तीसरा निमित्त कारण। समवायी कारण वो है जिसके कारण व्याधि तो 100% है कि उत्पन्न होगी ही। समवायी कारण का आंसर है दोष। असमवायी कारण का आंसर है दोष, दूष्य, सम्मूर्छना। दोष, दूष्य, सम्मूर्छना बहुत पूछा भी जाता है ये कि दोष, दूष्य, सम्मूर्छना क्या है? तो ये असमवायी कारण है। निमित्त कारण क्या है? आहार विहार, आहार विहार। अगर हम लोग पदार्थ विज्ञान के दृष्टिकोण से बात करें और कपड़े की बात करें, पट, तो आप लोग जल्दी जल्दी मुझे बता दें कि पट के नाम पर समवायी कारण क्या होगा? प्लीज जल्दी जल्दी बताएं, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। सुश्रुत संहिता में आप लोगों को एक श्लोक याद होगा, सर्वेषां व्याधि नाम वात पित्त श्लेष्माण एव मूलम। सुश्रुत ने कहा कि सभी व्याधियों का जो मूल है वो वात, पित्त और कफ है। अच्छा, आप लोग आंसर ना बताएं ठीक है, बट ये तो बता दें कि आवाज जा रही है कि नहीं। इतनी शांति में कई बार मुझे लगता है कि आवाज ही नहीं जा रही है। आ रही है बस। जी धन्यवाद बॉस। जैसे पट, पट का मतलब होता है कपड़ा। कपड़े में जो समवायी कारण है वो है तंतु, मतलब रेशा।
असमवायी कारण तंतु संयोग, तंतु संयोग। और निमित्त कारण जो आदमी या मशीन कपड़े का निर्माण कर रही है वो, ये निमित्त कारण है ना। कि बिना मशीन के भी आदमी भी कपड़ा बना सकता है, बिना आदमी के मशीन भी कपड़ा बना सकती है, तंतु के बिना कपड़ा नहीं बन सकता। और तंतु संयोग से स्वेटर भी बन सकता है, मफलर भी बन सकता है, हाथ का दस्ताना भी बन सकता है, रहेगा वही जो ऊन वाला गोला। तो ये समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, हमारे पास 3 चीजें हो गई। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब जो निदान है, जैसे यहां पर आप लोगों को मैंने अभी बताया कि जो ये निदान है मतलब ये कारण है किसी व्याधि को करने का। तो निदान किसको प्रकोपित कर रहा है? दोष को ना, दोष प्रकोप कर रहा है ना। ऑलवेज दोषों को प्रकोपित करने का काम निदान हमेशा नहीं करता। कभी वो धातु को भी प्रदूषित कर देता है, धातु में दोष को प्रदूषित करती है। कभी दोष प्रकोपित हुआ तो उससे धातु दूषित हुई, कभी अभिघात हुआ, चोट हुआ, उससे दोष प्रकोपित हुए, कभी मानस व्याधि हुई वो शारीर में कन्वर्ट हुई, कभी शारीर व्याधि हुई वो मानस में कन्वर्ट हुई। दैट मीन्स हमको यहाँ पर जो ये कारण दिखाई दे रहा है ये ऑल टाइम सेट नहीं है। इसीलिए यहां पर चरक निदान में जो निदान शब्द का प्रयोग हुआ है वो निमित्त कारण के लिए है, निमित्त कारण ना। जो तीसरा वाला कारण है उसके लिए है। आगे आ जाए, पूर्व रूप। पूर्व रूप कहा जाता है प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधि, व्याधि के लक्षणों के उपस्थित होने के, प्राग मतलब पूर्व ना, व्याधि की उत्पत्ति के पूर्व जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसको हम पूर्व रूप कहते हैं। पूर्व रूप 2 प्रकार का होता है, एक सामान्य और दूसरा विशिष्ट पूर्व रूप। एक सामान्य और दूसरा विशिष्ट पूर्व रूप। जो सामान्य पूर्व रूप है वो दोष दूष्य सम्मूर्छना, देखिएगा यहां ऐसे लिख लें, दोष दूष्य सम्मूर्छना ना के पहले अगर उत्पन्न हुआ है तो सामान्य, और अगर उसके बाद उत्पन्न हुआ लक्षण है तो वो विशिष्ट पूर्व रूप है। समझ में बात कर रहे हैं कि व्याधि के कुछ पूर्व रूप हैं जो कि अभी दोष और दूष्य आपस में नहीं मिले हैं, उसके पहले ही कुछ लक्षण आ रहे हैं, भैया जुकाम होने वाला है, ठीक है। तो वो जो पहला फेज है वो सामान्य पूर्व रूप है। विशिष्ट पूर्व रूप कि पित्त ज्वर का पूर्व रूप क्या है, कफत ज्वर का पूर्व रूप क्या है और वातज ज्वर का पूर्व रूप क्या है, ये विशिष्ट पूर्व रूप है। ठीक है, आगे। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि पूर्व रूप की उत्पत्ति क्रियाकाल के किस स्टेज में होती है, जल्दी बताएं। अरे ये तो बता ही दें भाई, ये तो रटा हुआ क्वेश्चन है सभी को। हाँ बिल्कुल सही, स्थान संश्रय। अब स्थान संश्रय कौन सा नंबर है? कई बार एग्जाम में ये नाम, फोर्थ। क्रियाकाल के चौथे स्टेज में स्थान संश्रय अवस्था काल में भावी व्याधि प्रबोधकम, लाइन है, भावी व्याधि
प्रबोधकम, जो होने वाली व्याधि है उसके लक्षण को डिनोट करने वाला, यही है पूर्व रूप। ये किसने कहा? सुश्रुत ने। सुश्रुत ने नहीं कहा, सॉरी, माधव निदान ने। माधव निदान की टीका पर मदकोश जी का ये लाइनिंग है। ठीक, आगे आ जाए। अच्छा, दो व्याधियों के पूर्व रूप अव्यक्त हैं, किन किन के? बताए? बताए? पुरुष है। ठीक, और कोई ऑप्शन सोचे? देखिए, दो व्याधियां। पहले तो मैं बताऊं कि यहाँ पर दोनों व्याधियों में जो श्लोक है वो बिल्कुल सेम है। एक जगह तस्य है और दूसरी जगह यही सेम लाइन लिखी है, लेकिन वहां पर तीसरा वर्ड है तेसाम ना। अव्यक्त लक्षणम तस्य पूर्व रूपम इति स्मृतम छत क्षीण। अव्यक्त लक्षणम तेसाम पूर्व रूपम इति स्मृतम वात व्याधि। ठीक, कैसे याद करते हैं इसको? इसको ऐसे याद किया जाता है कि तस्य हिंदी वर्णमाला में पहले आता है और ये तेसाम वाला सा हिंदी वर्णमाला में बाद में आता है। छक्षीण चैप्टर नंबर 11 है, चिकित्सा स्थान में चरक के, और व्यात व्याधि चैप्टर नंबर 28 है। श्लोक रख करके ही पूछा जाता है कि ये किसका पूर्व रूप है, मतलब किसका लक्षण है, या फिर अगर वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो पूछते हैं कि किस व्याधि का पूर्व रूप अव्यक्त होता है। Their answer will be छक्षीण and वात व्याधि both. क्लियर? आगे आ जाए। लिंग। लिंग मतलब लक्षण। लक्षण का डेफिनेशन है प्रादुर्भूत लक्षणम पुनः लिंगम। प्रादुर्भूत लक्षणम, प्रादुर्भूत मतलब होता है जो उत्पन्न हुए रोग के लक्षण है। लिंग अर्थात लक्षण। जो लिंग के पर्याय हैं, मतलब लक्षण के जो पर्याय हैं या रूप के जो पर्याय हैं वो क्या क्या है? लिंग, आकृति, जब हम लोग रूप की बात करते हैं तो भैया ये इस आकृति का है। लक्षण, ऐसा दिखाई देता है। चिन्ह, साइंस एंड सिम्टम्स। संस्थान और व्यंजन, बस ये बहुत पूछा जाता है। बगल में आप लोग चाहे तो लिख लें, प्रत्यय और समुत्थान, ये निदान के पर्याय है। संस्थान और व्यंजन ये रूप के पर्याय है। लेकिन जो व्यंजन है वो निदान का भेद भी है। ठीक, अगर कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए कि व्हाट इज व्यंजन, निदान का भेद और रूप का पर्याय या लिंग का पर्याय या लक्षण का पर्याय, देन आप बोथ लगाएंगे ना। कंफ्यूज मत होइएगा, इस सर ने तो उसको अलग पढ़ाया था। तथा रूपम, और रूप इति अनर्थांतरम। यहां पर एक वर्ड है लक्षण। लक्षण आयुर्वेद में तीन चीजों के लिए आया हुआ है। एक तो खुद आयुर्वेद का भी पर्याय है, दूसरा मेढ्र के लिए भी आया है, और तीसरा रूप के लिए भी आया है। ठीक, आगे आ जाए। उपशय। उपशय कहा जाता है पुनः हेतु व्याधि विपरीता नाम, पहला कारण। हेतु मतलब निदान,
हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एक कि संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। संक्षेप में जो क्रिया का योग है, क्रिया का मतलब चिकित्सा का जो योग है वो क्या है? निदान का परिवर्जन, उसको दूर कर देना। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, किस आचार्य ने कहा है, कहां पर कहा है? जल्दी बताएं। संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, सुश्रुत उत्तर तंत्र, पहला अध्याय। कि संक्षेपतः, संक्षेप में जो चिकित्सा का योग है वो क्या है? निदान का परिवर्जन करना। अगर हम बात करें उपशय की, तो उपशय क्या है? चिकित्सा मतलब ट्रीटमेंट, जिसका प्रयोग हम करें तो व्याधि सही हो जाए। तो वो क्या है, किस प्रकार की होती है? हेतु अर्थात निदान के विपरीत, या फिर व्याधि के विपरीत ना। उसके बाद हेतु और व्याधि के विपरीतार्थ कारणम, मतलब ऐसी चीज हो जो कि जैसा व्याधि का कारण है हम वैसी ही चीज का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी व्याधि सही हो जा रही है ना। जैसे कि उरु स्तंभ में तैरना, अभी हम लोग उस पर बात करेंगे। और ये किस तरीके का प्रयोग? औषध, आहार और विहार, 1, 2 और 3, तीन चीजें। हेतु और व्याधि के विपरीत और विपरीतार्थकारी, ये दो चीजें हुई। क्या क्या? औषध, आहार और विहार। इनका ऐसा उपयोग जो कि सुख अनुबंध, मतलब व्याधि को दूर करने वाला हो, व्याधि को दूर करने वाला हो। बट कभी कभार ऐसा होता है कि जिस चीज उपशय का हम प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हम चेक कर रहे होते हैं ना, अगर हमें सही से लिखित पता नहीं है तो वो क्या काम कर देता है? अनुपशय। अनुपशय का मतलब है अनुपशय, मतलब वो सुख अनुबंध ना हो करके दुख अनुबंध हो जाता है। दुख अनुबंध मतलब व्याधि का कारण बन जाता है, मतलब व्याधि की उत्पत्ति करता है। तो कारण क्या कहलाता है? कारण तो वही है ना, निदान। तो ये अनुपशय किसमें अंतर्भावित हो जाता है? निदान में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अनुपशय को हम किसमें ला सकते हैं? निदान में। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति। संप्राप्ति मतलब निदान से लेकर के उपशय तक जो चारों चीजें हैं, व्याधि के उत्पन्न होने से लेकर के, मतलब उत्पन्न होने के कारणों से लेकर के उसके प्रॉपरली उत्पन्न होने तक का जो स्टेज है, इवन जो उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, वहां तक भी जो पूरा काम किया जाता है उसे संप्राप्ति कहते हैं। संप्राप्ति, सम्यक तौर पर उसका प्राप्त करना, ये संप्राप्ति है। ठीक। अब बात रही कि ये उपशय आचार्य चक्रपाणी के अनुसार कुल उपशय के 18 भेद हैं। कैसे? उसके बारे में हम लोग कल की क्लास में